गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं को इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर जिसका नाम माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे तटस्थता वक्रों की विशेषताएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तटस्थता वक्रों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखिए, इन दिनों हम लोग तटस्थता वक्र विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। तटस्थता वक्र विश्लेषण से रिलेटेड हम लोग जो है पिछले क्लासों में तटस्थता वक्र क्या होता है, तटस्थता वक्र की अनुसूची क्या होती है, तटस्थता मानचित्र क्या होता है, इसकी मान्यताएं क्या होती हैं, तटस्थता वक्र से संबंधित सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, कीमत रेखा या बजट रेखा क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आज हम लोग जो है तटस्थता वक्र से ही संबंधित अर्थात तटस्थता वक्रों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तटस्थता वक्रों की विशेषताएं। तटस्थता वक्रों की विशेषताओं को पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि तटस्थता वक्र क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तटस्थता वक्र को इंग्लिश में हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, लेकिन हिंदी में कई नामों से जानते हैं। तटस्थता वक्र को उदासीनता वक्र भी कहा जाता है, इसके अलावा अनधिमान वक्र भी कहा जाता है, इसके अलावा जो है इसको समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। तो इन सारे नामों से इसको जानते हैं। तो किसी भी एक नाम का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व को जो है तटस्थता वक्र के नाम से बोल रहे हैं, तो आप उदासीनता वक्र के नाम से बोल सकते हैं, आप जो है इसको अनधिमान वक्र के नाम से बोल सकते हैं, समसंतुष्टि वक्र के नाम से बोल सकते हैं। तो ये सारे नाम एक ही हैं, यानी इंडिफरेंस कर्व से ही कर्व के बारे में ही बताते हैं, अर्थात उन्हीं शब्दों के जो है इन्हीं के जो है क्या है तटस्थता वक्र के ही क्या है, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, पर्याय शब्द हैं। तो तटस्थता वक्र क्या होता है मैंने आपको बताया था, याद कर लीजिएगा फिर से। तटस्थता वक्र वे वक्र होते हैं जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाते हैं तथा प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। उपभोक्ता इन्हीं किसी संयोगों में से किसी एक संयोग पर तटस्थ रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम तटस्थता वक्र कहते हैं। तटस्थता वक्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं। उन सारी विशेषताओं में हम कुछ प्रमुख विशेषताओं की यहाँ पे बात करेंगे। तो तटस्थता वक्रों की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं। पहली विशेषता की हम बात करें अब। पहली विशेषता, तो तटस्थता वक्र जो होता है वो ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं तरफ क्या होता है, गिरता हुआ होता है। नीचे की ओर बाएं से दाएं क्या होता है, गिरता हुआ होता है। तो ये इसकी पहली विशेषता हो गई। ठीक है, तो आप लिखेंगे तटस्थता वक्र नीचे की ओर बाएं से दाएं, बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, गिरता हुआ होता है। ये इसकी पहली विशेषता है।
कि अनधिमान वक्र या तटस्थ वक्र नीचे की ओर बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता इसकी क्या है, हम पहले विशेषताओं के बारे में पहले हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, फिर एक एक विशेषताओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, सेकंड जो इसकी विशेषता है ये है तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। उन्नतोदर होते हैं। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होते हैं, उन्नतोदर होते हैं। ये इसकी दूसरी विशेषता है। आगे हम तीसरी विशेषता की यदि बात करें तो हम कह सकते हैं तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। तीसरी जो विशेषता है कि तटस्थता वक्र जो है वे एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकते, ये इसकी तीसरी विशेषता है। आगे हम चौथी विशेषता की बात करें तो चौथी विशेषता आपका है तटस्थता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता। तटस्थता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता। स्पर्श नहीं कर सकता। किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता तटस्थता वक्र, ये इसकी चौथी विशेषता है। आगे हम बात करें पांचवी विशेषता की तरफ। पांचवी विशेषता इसकी है कि ऊंचे उठते हुए तटस्थता वक्र ऊंची संतुष्टि को दर्शाते हैं। तो पांचवी जो विशेषता है ऊंचे उठते हुए तटस्थता वक्र ऊंची संतुष्टि को दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है, तटस्थता वक्र ऊंचे उठते हुए जो तटस्थता वक्र होते हैं वे ऊंची संतुष्टि को दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं। आगे हम बात करें लास्ट छठवीं जो विशेषता है वो है तटस्थता वक्रों का आपस में समांतर होना आवश्यक नहीं है। ठीक, तटस्थता वक्रों का आपस में समांतर होना आवश्यक नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि तटस्थता वक्रों की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया। देख लीजिए अब एक बार फिर से। पहली विशेषता है तटस्थता वक्र नीचे की ओर बाएं से दाएं
गिरता हुआ होता है, उसकी आकार के बारे में बताता है कि तटस्थ वक्र होता कैसा है, ठीक ना। ये पहली विशेषता है। दूसरा, ये भी उसकी आकृति से संबंधित है कि तटस्थ वक्र जो होता है वो मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उन्नतोदर होते हैं, ठीक है। तीसरी जो विशेषता है, तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। चौथी विशेषता क्या है, तटस्थ वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकते। पांचवी विशेषता क्या है, ऊंचे उठते हुए तटस्थ वक्र ऊंची संतुष्टि को दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं। और लास्ट जो आपने विशेषता यहाँ पे लिखी है वो है तटस्थ वक्रों का आपस में समांतर होना आवश्यक नहीं है। तो आइए अब हम लोग जो है एक एक विशेषताओं के बारे में विस्तार में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहली विशेषता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि तटस्थ वक्र जो है ये नीचे की ओर बाएं से दाएं गिरते हुए होते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताएं कि तटस्थ वक्र की जब हम बात कर रहे हैं, हम पहली बात एक बार फिर से हम परिभाषा आपको बता दें। तटस्थ वक्र क्या होता है, तटस्थ वक्र वे वक्र होते हैं जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाते हैं तथा प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है तथा उपभोक्ता इन्हीं संयोगों में से किसी एक संयोग पर तटस्थ होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, तटस्थता वक्र बोलते हैं। क्लियर इतनी बात। चलिए अब हम इसके आकार के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में बात करें कि तटस्थता वक्र नीचे की ओर बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। इसको हम कैसे प्रूफ करें, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले इस विशेषता का मतलब आप समझिए। ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे कर लीजिए या केवल नीचे कर लीजिए, नीचे की ओर बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। अथवा तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, आप इसको ये भी बोल सकते हैं। अथवा जो तटस्थता वक्र है जिसको हम इंडिफरेंस कर्व शार्ट में हम बोलते हैं आईसी, आईसी का जो ढाल होता है ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। इस विशेषता का मतलब ये भी होता है, इस विशेषता को आप ये भी बोल सकते हैं कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ये कहिए, क्या ये कहिए कि तटस्थ वक्र नीचे की ओर बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई उपभोक्ता किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा की चाहत रखता है तो ऐसी स्थिति में उसे दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का परित्याग करना पड़ता है ताकि संतुष्टि का स्तर पूर्ववत बना रहे। अर्थात कोई एक वस्तु यदि ये अधिक चाहता है, क्योंकि यहाँ पे दो वस्तुओं की बात की जाती है, तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, दो वस्तुओं की बात की जा रही है। तो किसी भी एक वस्तु की मात्रा में यदि वो वृद्धि चाहता है कि हम एक वस्तु जो उसको ज़्यादा अच्छा लगे, कि सोचता है कि हम इस वस्तु की मात्रा को क्या करें, अधिक हम प्राप्त करें, तो जब भी वो किसी एक वस्तु की मात्रा को अधिक प्राप्त करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसको दूसरी वस्तु की मात्रा का कुछ भाग परित्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। क्यों, ताकि उसके संतुष्टि स्तर में, सेटिस्फैक्शन लेवल में कोई डिफरेंस ना आए, कोई अंतर ना आए, उसका संतुष्टि स्तर पूर्ववत बना रहे। मान लीजिए एग्जाम्पल द्वारा हम आपको दिखाएं। मान लीजिए कोई उपभोक्ता जो है एक्स वस्तु का उपभोग करता है, एक्स वस्तु और वाई, एक्स और वाई वस्तु दो वस्तुएं हैं, और मान लीजिए उसके पास जो है एक्स की 10 मात्रा, वाई की 15 मात्रा है। अब ये 10 से इसको ये 12 मात्रा चाहता है या 11 मात्रा चाहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 10 से 11 करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वाई की 15 जो मात्रा है उसमें क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ता है ना, कम करना पड़ता है। मान लीजिए 15 से ये इसको 12 करना पड़ेगा,
है ना। तो यदि 10 से 11 करने के लिए 15 से 12 करना पड़े, यानी एक में वृद्धि करने के लिए जो है दूसरे में क्या करना पड़े, कमी करना पड़े। क्यों ऐसा करना पड़ता है? ताकि संतुष्टि का स्तर में परिवर्तन न हो, क्योंकि तटस्थता वक्र पे क्या होता है, प्रत्येक संयोग जो होता है वो समान संतुष्टि को दिखाता है, इसलिए संतुष्टि स्तर में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। इसके लिए जो है उपभोक्ता को एक वस्तु में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु में क्या करना पड़ता है, कटौती करनी पड़ती है, कमी करनी पड़ती है। और इसी के कारण जो है तटस्थता वक्र क्या होता है, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर जो है, नीचे की ओर बाएं से दाएं क्या होता है, ये गिरता हुआ होता है और इसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आइए इसको हम रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करें। पहली विशेषता को हम रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पे मान लीजिए रेखा चित्र कैसे बनाएंगे, आपको दो अक्षांश यहां पे लेना है। एक आपका एक्स अक्ष होगा, एक आपका वाई अक्ष होगा। ये ओ होता है, इसी को मूल बिंदु बोलते हैं। ओ को ही क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। अब चूंकि तटस्थता वक्र है तो तटस्थता वक्र के लिए दो वस्तुएं होती हैं, तो दो वस्तुएं दो अक्ष पे जो है, एक पे जो है यहाँ पर हम एक वस्तु को दर्शाएंगे और दूसरे अक्ष पे हम दूसरे वस्तु को दर्शाएंगे। मान लीजिए हम दो वस्तु ले रहे हैं, हमने भी बताया आपको एक्स वस्तु और वाई वस्तु। तो एक्स वस्तु को हम एक्स अक्ष पे दर्शाएंगे, यहाँ लिखेंगे क्या हम, एक्स वस्तु। और वाई अक्ष पे हम क्या दर्शाएंगे, वाई अक्ष पे हम दर्शाएंगे वाई वस्तु को। यहाँ हो गया आपका क्या, वाई वस्तु। अब ऐसी स्थिति में देखिए आप, जो तटस्थता वक्र होता है क्या कह रहा है, ये बाएं से नीचे की ओर बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। तो नीचे की ओर देखिए, ऐसे नीचे की ओर, ये बाएं, इधर बायां है इधर दायां है, देखिए बाएं से दाएं क्या हो रहा है, ऐसे गिरता हुआ हो रहा है। यही ऐसी होता है, यही इसकी विशेषता है कि तटस्थता वक्र नीचे की ओर बाएं से दाएं क्या होता है, गिरता हुआ होता है। दिख रहा है आपको, ऐसा क्यों होता है? अभी आप देखिए, तटस्थता वक्र पे हम दो मान लीजिए संयोग ले रहे हैं, संयोग बिंदु। यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु हो गया, यहाँ पे एक बिंदु हो गया। इसका नामकरण आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी कुछ भी। यहाँ मान लीजिए ए संयोग है, यहाँ मान लीजिए आपका बी संयोग है, ठीक है। अब ए संयोग, प्रत्येक संयोग क्या होता है, दो वस्तुओं के मात्राओं को दिखाता है। तो ए संयोग भी क्या बताएगा, दो वस्तुओं की मात्राओं को बताएगा। यहाँ पे दो वस्तुएं हैं, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। तो ए संयोग पे एक्स की कितनी मात्रा है और वाई वस्तु की कितनी मात्रा है, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस लाइन को नीचे, यहाँ से हम इसको जो है सीधे नीचे लाइन मिलाएंगे या अक्ष से। यहाँ पे आप डॉट डॉट लाइन से या आप सीधी लाइन से जो है क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे मिला सकते हैं, ठीक है। आप डॉट डॉट लाइन से मिलाइए, चाहे इसको सीधी लाइन से मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधी लाइन से मिला सकते हैं, है ना, या डॉट डॉट लाइन से मिला सकते हैं, चाहे जैसे मिलाइए। मान लीजिए सीधी लाइन से भी मिला सकते हैं आप। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे यम बिंदु है, ये क्या है, पी बिंदु है। अब ए संयोग क्या दिखा रहा है, ए संयोग दिखा रहा है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ए संयोग दिखा रहा है यक्ष की कितनी मात्रा दिखा रहा है, ओ यम मात्रा को दिखा रहा है। वाई को कितनी मात्रा दिखा रहा है, वाई देखिए ओपी मात्रा को दिखा रहा है। यानी ए संयोग पर यक्ष की ओयम मात्रा और वाई वस्तु की ओपी मात्रा उपलब्ध है, किसके पास, उपभोक्ता के पास। अब मान लीजिए उपभोक्ता जो है यक्ष की अतिरिक्त मात्रा चाहता है और मात्रा चाहता है। मान लीजिए वो जो है ओयम से कितनी मात्रा चाहता है, ओयम मात्रा चाहता है, ओयम वन मात्रा चाहता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप देखिए बी संयोग पे हम आ जाते हैं। जब भी हम अधिक मात्रा चाहते हैं, जब भी किसी भी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होगा तो संयोग क्या होगा, बदल जाएगा। जब भी किसी भी वस्तु में, चाहे एक्स में चाहे वाई में, किसी भी वस्तु की मात्रा में जब भी परिवर्तन होगा तो यहाँ पर तटस्थता वक्र का संयोग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन हम तटस्थता वक्र पे ही रहेंगे और समान संतुष्टि को ही दिखाएगा, केवल संयोग बदल जाएगा। तो हम एक्स की अधिक मात्रा चाहते हैं तो संयोग हमारा बदल गया। अब हम ए संयोग से कहाँ पे आ गए, बी संयोग पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए बी संयोग पे क्या स्थिति है, एक्स की ओयम1 मात्रा और वाई की क्या है, अब यहाँ पे मिला लीजिए आप ऐसे इसको भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया,
यहाँ पे इसको P है तो इसको P1 मान लीजिए। अब देखिए बी संयोग क्या दिखा रहा है, यक्ष की OM1 मात्रा दिखा रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लिख सकते हैं OM1 मात्रा प्लस वाई वश की कितनी मात्रा दिखा रहा है, वाई वश की देखिए आप OP1 मात्रा दिखा रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं OP1 मात्रा। ठीक, तो ए संयोग से जब बी संयोग पर उपभोक्ता जाता है तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि यक्ष की जो है वो M1 मात्रा अधिक चाहता है, और M1 की मात्रा अधिक चाहने के कारण उसको जो है वाई की जो OP मात्रा थी उसमें कटौती करनी पड़ी, कितनी, P1 के बराबर कटौती करनी पड़ी, तभी तो अब मात्रा कितनी हो गई, OP1 हो गई। यहाँ पर OM से OM1 करने के लिए M1 की वृद्धि करनी पड़ी, तब जाके OM1 हुआ। इतनी वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ा, इतने की कटौती करनी पड़ी, P1 बराबर कटौती करनी पड़ी, तब जाके OP1 पहुंचा। क्यों करना पड़ा ऐसा, ताकि हमारा संतुष्टि का स्तर बदले ना, पूर्ववत रहे, इसीलिए जो है ऐसा करना पड़ा। और इसीलिए जो है आप देख रहे हैं कि इसी के कारण जो है आप देख रहे हैं कि इसका जो ढाल है वो ऋणात्मक है। ढाल क्या है, ऋणात्मक। या नीचे की ओर कोई देखिए ढाल धनात्मक है कि ऋणात्मक है ना, कि शून्य है कि अनंत है। ढाल के बारे में आपको बता दूं, ढाल मतलब होता है स्लोप, स्लोप होता है ना, जैसे फर्श का ढाल होता है, छत का ढाल होता है ना, हर चीज का ढाल होता है, वैसे ही क्या होता है यहाँ पर हम जो ढाल की बात कर, हम उसी ढाल की बात कर रहे हैं, स्लोप की बात कर रहे हैं, है ना, कितना स्लोप है आप जान लीजिए। जब भी कोई भी आकृति यदि ऊपर से नीचे गिरती हुई है, यदि ऊपर से नीचे गिर रही है कोई आकृति, तो समझ लीजिए कि उसका स्लोप क्या है, वो निगेटिव है। स्लोप क्या है, निगेटिव है, ऋणात्मक है। इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक ढाल। क्योंकि ये क्या है, नीचे की तरफ गिर रहा है, इसलिए इसका ढाल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि कोई आकृति ये ऋणात्मक, यदि कोई आकृति ऊपर तरफ, नीचे से ऊपर तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर तरफ जाएगी, इसका मतलब है कि इसका जो ढाल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ये धनात्मक ढाल है, ठीक है। और यदि कोई आकृति इस तरीके से बना है, बिल्कुल क्षैतिजी है, जब क्षैतिजी है तो एकदम लेवल में एकदम क्षैतिजी है, तो ऐसी स्थिति में उसमें बिल्कुल भी ढाल नहीं है। फर्श पे आप चल रहे हैं, बिल्कुल क्षैतिजी है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी स्लोप नहीं है। इसका मतलब है कि उसका जो स्लोप है वो क्या है, शून्य है। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, शून्य, ढाल शून्य हो जाएगा। यहाँ पर कोई वस्तु आप रखेंगे तो फिसलेगी नहीं, है ना, वो अपनी जगह स्थिर रहे, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्लोप नहीं है। और यदि आपका ऊर्ध्वाधर लाइन है, इस तरीके से लंबवत लाइन है, खड़ी लाइन है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो ढाल होता है वो अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। क्योंकि सबसे अधिक ढाल, अनंत ढाल किसका होता है, खड़ी लाइन। अब ये खड़ी लाइन है, यहाँ पे कोई भी वस्तु रखेंगे, चाहे जैसी वस्तु हो, कोई भी वस्तु इससे टिकेगी नहीं, सब से क्या होगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ढाल होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। तो ये ढालों की बात मैंने आपको बताई कि धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है और अनंत होता है। ये चार तरह के ढाल होते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी आकृति है, आपने देखा कि तटस्थ वक्र क्या है, यहाँ पर नीचे की तरफ गिरता हुआ है। जब नीचे की तरफ गिरता हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो ढाल है वो क्या है, वो ऋणात्मक है, ठीक है। अब इस बात को इस रेखा चित्र से आपको समझ में आ गया, ऐसा क्यों हो रहा है, ढाल ऋणात्मक क्यों है, क्यों नीचे की तरफ आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देखिए कि उपभोक्ता जब ए से बी बिंदु पर आता है तो एक मात्रा की अधिक एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा क्या करना पड़ता है, परित्याग करना पड़ता है, ताकि संतुष्ट का स्तर बदले ना। इसीलिए क्या होता है कि ये ढाल आप देखेंगे हर बिंदु, मान लीजिए हमने यहाँ 2 बिंदु लिया, और भी बिंदु आप ले सकते थे, इधर ले लीजिए, इधर ले लीजिए, हर बिंदु पे क्या होगा, वही स्थितियाँ होंगी। यक्ष की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए वाई की मात्रा को आपको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए जो है ये ढाल क्या होता है, इसका ऋणात्मक होता है। और ये नीचे की ओर जो है बाएं से दाएं क्या होता है, बाएं से दाएं, ये आपका लेफ्ट है, इस साइड क्या है, राइट है ना, ये अपर साइड है, ये लोअर साइड है ना, ये बायां, ये दायां, ये ऊपर, ये नीचे, है ना, इस तरीके से होता है। तो ये ऊपर से नीचे कर लीजिए या केवल नीचे कर लीजिए, है ना, और बाएं से दाएं आप देख रहे हैं लगातार ये इस तरफ जो है गिरता हुआ है। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि तटस्थ वक्र क्या है, ये
नीचे की ओर बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, अर्थात इसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, इसका मतलब इसको प्रूफ करने के लिए और विस्तार में इसको यदि हम प्रूफ करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो तटस्थता वक्र है जब उसका ढाल ये है, इसका मतलब है कि उसका ढाल धनात्मक नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि उसका ढाल शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि उसका ढाल अनंत नहीं हो सकता। धनात्मक नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, धनात्मक नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि तटस्थता वक्र जो है वो नीचे से ऊपर की ओर, या आप कह लीजिए ऊपर की ओर और बाएं से दाएं, ऊपर की ओर बाएं से दाएं गिरता उठता हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि ये नीचे की तरफ, अब इसके अपोजिट हम से करेंगे ना, क्योंकि ये नीचे की तरफ बाएं से दाएं क्या हो रहा है, गिर रहा है, इसलिए ये ऊपर की तरफ बाएं से दाएं उठता हुआ नहीं हो सकता, अर्थात इसका ढाल धनात्मक नहीं हो सकता। हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर चर्चा करेंगे कि ये क्षैतिजी नहीं हो सकता, ढाल शून्य नहीं हो सकता, इसका मतलब क्षैतिजी नहीं हो सकता। क्षैतिजी नहीं हो सकता इसका मतलब क्या है कि तटस्थता वक्र यक्ष अक्ष के समांतर नहीं हो सकता, ऊर्ध्वाधर नहीं हो सकता, ऊर्ध्वाधर नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि इसका ढाल अनंत नहीं हो सकता, और ये जो है वाई अक्ष के समांतर नहीं हो सकता। तो इन सब बातों पर भी हम चर्चा करें विस्तार में, ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि तटस्थता वक्र की जो ये विशेषता है कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि नीचे की तरफ ही गिरता हुआ क्यों होता है। ठीक है, तो आइए हम इस पर भी चर्चा करते हैं, इन सब बातों पर भी चर्चा करते हैं। ठीक, तो यहां पर आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि तटस्थता वक्र का जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तटस्थता वक्र का ढाल जो है ये धनात्मक नहीं हो सकता, धनात्मक नहीं हो सकता, मतलब ऊपर की ओर उठता हुआ नहीं हो सकता, है ना, ऊपर की ओर है ना, उठता हुआ नहीं हो सकता, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ऊपर की ओर उठता हुआ नहीं हो सकता। इसका मतलब यही हुआ, ये नीचे की तरफ होता है, ये विशेषता होती है, इसका मतलब यही हुआ कि ये जो है ऊपर की ओर बाएं से दाएं उठता हुआ नहीं हो सकता। इसको प्रूव करने के लिए आइए हम रेखा चित्र के द्वारा ही समझने का प्रयास करें। रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास यदि हम करें, हम ये देखते हैं कि वही सारी बातें यहां पर हम x वस्तु, यहां पर हम y वस्तु, x वस्तु, y वस्तु, ऊपर की ओर बाएं से दाएं उठता हुआ नहीं हो सकता, तो हम मान चल रहे हैं कि उठता हुआ हो सकता है। हम क्या मानेंगे, इसके अपोजिट चलेंगे, विपरीत चलेंगे। हम कल्पना करते हैं कि मान लीजिए कि ऊपर की तरफ उठता हुआ हो सकता है, बाद में हम अपनी कल्पना को असत्य सिद्ध कर देंगे, गलत सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये तटस्थता वक्र क्या है, ये ऊपर की तरफ बाएं से दाएं, ऊपर की तरफ जो है ये उठता हुआ हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसका आकार ऐसे है, अब इसका आकार हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए ये ऐसी हो गई, हमने कल्पना किया कि इसका ढाल क्या है, धनात्मक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कैसे इसको, इसकी परिकल्पना को हम गलत सिद्ध करते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐसी अनंतमान वक्र है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम दो संयोग ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने A संयोग ले लिया, यहाँ पर हमने B संयोग ले लिया, दो संयोग ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इन संयोगों पे देखेंगे कि x वस्तु की कितनी मात्रा है और y वस्तु की कितनी मात्रा है
है ना। यक्ष वस्तु की कितनी मात्रा है, वाई वस्तु की कितनी मात्रा है, इसके लिए जो हम क्या करेंगे कि इसको नीचे मिलाएंगे, इसको आप बगल में मिला देंगे। ऐसे यहाँ पर भी आप इसको नीचे मिलाएंगे, इसको आप बगल में मिला देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे जो इसकी मात्रा है आप देखिए, मान लीजिए यम है, ये मान लीजिए यम1 है, ये मान लीजिए पी है, ये मान लीजिए P1। अब बहुत सावधानी से आप देखिएगा, इस संयोग पर वस्तु की मात्रा कितनी है, ओयम है। बी संयोग पर ए संयोग पर यक्ष की मात्रा ओयम है और ए संयोग पर ही वाई की मात्रा कितनी है, क्योंकि दोनों वस्तुओं की मात्राओं का संयोग होता है, तो वाई वस्तु की मात्रा कितनी है, ओपी है। तो इस तरीके से आप देखें कि ए संयोग जो है वो यक्ष वस्तु की ओयम और वाई वस्तु की ओपी मात्रा को दर्शाता है, दिखाता है। अब मान लीजिए उपभोक्ता ए संयोग से बी संयोग पर जाना चाहता है। ठीक है। तो जब ए संयोग से बी संयोग पर जाना चाहता है तो बी संयोग पे आप देखिए तो यक्ष की मात्रा कितनी हो गई, ओयम हो गई, प्लस वाई वस्तु की मात्रा कितनी हो गई, OP1 हो गई। यहां पर आप देख रहे हैं कि यक्ष की मात्रा भी बढ़ गई और वाई वस्तु की मात्रा भी बढ़ गई। जब बी संयोग पर यक्ष और वाई दोनों वस्तुओं की मात्राएं बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पहले से अधिक वस्तुएं यदि मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो ऊंचा हो जाएगा। इस बिंदु से इस बिंदु पर इसका मतलब क्या हुआ कि अधिक मात्रा, दोनों की अधिक मात्रा मिलने के कारण यहाँ पर उपभोक्ता को, बी बिंदु पर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिलेगी इस संयोग की तुलना में। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जा रहा है, जब संतुष्टि स्तर बढ़ जा रहा है, जबकि तटस्थता वक्र है ये तटस्थता वक्र पर स्थित दोनों संयोग हैं और तटस्थता वक्र पर स्थित प्रत्येक संयोग दो वस्तुओं के विभिन्न मात्राओं को बताते हैं तथा प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तथा तटस्थता वक्र हमको क्या बताता है कि प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक संयोग से जो है उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि नहीं मिल रही है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे संतुष्टि कम है जबकि यहाँ पे संतुष्टि क्या हो गई, अधिक हो गई। इसका मतलब समान संतुष्टि नहीं मिल रही है। जब समान संतुष्टि नहीं मिल रही है तो ये जो है आपका जो है, ये जो आप देख रहे हैं, जो हम दर्शा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो हमारा परिकल्पना था ये गलत था, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अनादिमान वक्र या तटस्थ वक्र पे प्रत्येक संयोग पर समान संतुष्टि मिलनी चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं मिल रही है। इसका मतलब हमारा परिकल्पना गलत है। हमारा परिकल्पना क्या था, ऊपर की ओर बाएं से दाएं उठता हुआ नहीं हो सकता, जबकि हमने मान लिया था कि उठता हुआ हो सकता है। उठता हुआ हमने दिखाया भी, लेकिन ये हमारा जो परिकल्पना था गलत हो गया। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि हमारा जो तटस्थ वक्र होता है वो ऊपर की ओर बाएं से दाएं उठता हुआ नहीं हो सकता। तब कैसा हो सकता है, वो ऐसा ही हो सकता है, ये केवल नीचे की तरफ बाएं से दाएं गिरता हुआ ही हो सकता है। बात क्लियर? अब आप देखिए, अब यहां पर आप देखिए, हम बात करें, हमने यहां पे बताया, इसका मतलब है ये मैंने क्या बताया आपको, ऊपर की ओर उठता हुआ नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इसका ढाल जो है धनात्मक नहीं हो सकता, है ना। तो अभी हमने धनात्मक ढाल की बात कही, नहीं हो सकता, क्योंकि ऋणात्मक ढाल ही होता है, धनात्मक ढाल नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसका जो ढाल है, ये हम आपको बताएं कि अनंत भी नहीं हो सकता। इसका ढाल अनंत नहीं हो सकता। अनंत नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आइए हम यहीं पे बना के इसको बता रहे हैं या यहां बना दे रहे हैं। अनंत नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
आप देखिए x अक्ष ओ y अक्ष, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हम क्या लेंगे, y वस्तु की मात्रा, y वस्तु की मात्रा, यहाँ पे हम क्या लेंगे, x वस्तु की मात्रा। देखिए x वस्तु की, चूंकि हमने जैसे x वस्तु y वस्तु लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे एक मात्रा से ही संबंधित है। यहाँ पे x वस्तु की मात्रा आप पूरा लिख सकते हैं, x वस्तु की मात्रा y वस्तु की मात्रा, ठीक है। तो x वस्तु की मात्रा y वस्तु की मात्रा को हमने यहाँ पे दर्शाया। हमने कहा कि जो हम दूसरी बात यहाँ पे नकारात्मक सिद्ध करना चाहते हैं, वो यही सिद्ध करना चाहते हैं कि तटस्थता वक्र लंबवत नहीं हो सकता, तटस्थता वक्र लंबवत नहीं हो सकता, लंबवत नहीं हो सकता, आईसी लंबवत नहीं हो सकता या ऊर्ध्वाधर नहीं हो सकता, लंबवत नहीं हो सकता या ऊर्ध्वाधर नहीं हो सकता, या कह लीजिए कि यह जो है y अक्ष के समांतर नहीं हो सकता, y अक्ष के समांतर नहीं हो सकता, y अक्ष के समांतर नहीं हो सकता। ये पूरी बात एक ही है, कितनी बातें एक है, देखिए जो तटस्थता वक्र है वो लंबवत नहीं हो सकता, लंबवत को ही हम ऊर्ध्वाधर भी बोल सकते हैं, अर्थात ऊर्ध्वाधर नहीं हो सकता, या फिर कह लीजिए कि ये रेखा जो है y अक्ष के समांतर नहीं हो सकता, या कह लीजिए कि इसका जो ढाल है वो अनंत नहीं हो सकता। चार बातें, लंबवत नहीं हो सकता या ऊर्ध्वाधर नहीं हो सकता, दोनों एक ही बातें लगभग हो गई। फिर अगली बात की y अक्ष के समांतर नहीं हो सकता और इसका ढाल जो है अनंत नहीं हो सकता। क्लियर? अब यहां पे देखिए, हमने आपको बताया कि अब यहां पे हम वही फिर से हम एक परिकल्पना लेते हैं यहां पे कि मान लेते हैं कि समांतर होता है, मान लेते हैं कि लंबवत होता है, मान लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर होता है, मान लेते हैं कि इसका ढाल अनंत होता है। तो ऐसी स्थिति जो हम फिगर बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे। ये आपका आईसी हो, ये समांतर हमने बना दिया। अब हमने जब समांतर बना दिया, यानी हमने मान लिया कि नहीं समांतर हो सकता है, अब इसी बात को हम गलत सिद्ध करेंगे। ठीक है, कैसे गलत सिद्ध करेंगे? अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, दो संयोग लेंगे, कम से कम दो संयोग लेंगे। ठीक है, तो ये दो संयोग यहां पर हम लेते हैं। मान लीजिए ए संयोग ये हो गया, बी संयोग ये हो गया। अब ए संयोग पर आप देखिए कि x वस्तु और y वस्तु की मात्रा कितनी है। तो ए संयोग पर आप देखेंगे कि x वस्तु की जो मात्रा है यहां से मिला लेंगे, मान लीजिए p, कितना है p। y वस्तु की मात्रा, सॉरी y वस्तु की मात्रा p है, OP। y वस्तु की मात्रा कितनी है, OP है। x वस्तु की मात्रा कितनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से नीचे की तरफ जाएंगे। अब चूंकि ये यहीं तक रहता है ना, अक्ष को नहीं स्पर्श करता, तो हम क्या करेंगे, इसको डॉट लाइन से या सीधी लाइन से नीचे की तरफ मिला देंगे और यहां लिख देंगे यम। तो OP y वस्तु की मात्रा और OM x वस्तु की मात्रा होगी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम, इस संयोग से आप देखें तो OP प्लस OM, OP प्लस OM। क्लियर? मान लीजिए उपभोक्ता जो है ए संयोग से बी संयोग पर जाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप यहां इस संयोग में देखेंगे कि x और y की मात्रा कितनी है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, x y की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए कि y वस्तु की मात्रा OP से घटकर कितनी हो गई, OP1 हो गई, लेकिन x वस्तु की मात्रा क्या है, स्थिर है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये समांतर है। अब आप देखिए कि यहां पर जो कॉम्बिनेशन पे जो x वस्तु की मात्रा है वो P1 हो जाएगा, जबकि इसकी मात्रा
थोड़ा हमने उल्टा लिख दिया, पहले x वस्तु की लिखी जाती है फिर y वस्तु की लिखी जाती है। ठीक है, जब भी आप लिखेंगे तो पहले कैसे लिखेंगे, पहले आप x वस्तु की लिखेंगे फिर आप जो है y वस्तु की लिखेंगे। ठीक है, तो x वस्तु की फिर y वस्तु की। तो यहाँ पर A संयोग पर x वस्तु की मात्रा कितनी है, OM है, और y वस्तु की कितनी है, OP है। यहाँ पर आप देखें x वस्तु की OM ही है, जबकि y वस्तु की कितनी है, OP है, OP1 है। बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे कि A संयोग पर x और y वस्तु की मात्रा OM और OP है, जबकि B संयोग पर आने से क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि x वस्तु की जो मात्रा है वो OM का OM ही है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि y वस्तु की जो मात्रा है वो OP से कम होकर कितना हो गया, OP1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पर A और B दोनों पर समान संतुष्टि मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि x वस्तु की मात्रा तो वही है। जब x वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और y वस्तु की मात्रा कम हो जा रही है, अब y वस्तु की मात्रा कम हो गई है कि x में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि पहले जिस संतुष्ट स्तर पे आप थे, आप दूसरे संयोग पे जाने पर एक वस्तु की मात्रा तो वही है, लेकिन दूसरे वस्तु की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा संतुष्टि स्तर भी कम हो जाएगा। तो बी संयोग पर जो है ए संयोग की अपेक्षा बी संयोग पर संतुष्टि स्तर कम हो जाएगा, जबकि कम नहीं होना चाहिए। अनादिमान वक्र के हिसाब से प्रत्येक संयोग पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलनी चाहिए, जबकि यहाँ पर समान संतुष्टि नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा परिकल्पना था वो गलत था, अर्थात कि तटस्थता वक्र जो है ये y अक्ष के समांतर नहीं हो सकता, अर्थात इसका ढाल अनंत नहीं हो सकता, अर्थात ये जो रेखा है ऐसी जो है ये लंबवत या ऊर्ध्वाधर नहीं हो सकती। तब कैसी हो सकती है, वही जो हमारी पहली विशेषता है कि तटस्थता वक्र नीचे की ओर बाएं से दाएं गिरती हुई होती है, नीचे की ओर बाएं से दाएं, बायां से दायां गिरती हुई होती है। क्लियर। अब हमने दो चीजें प्रूव कर दिया कि ना तो धनात्मक ढाल होता है ना तो अनंत होता है, फिर बचता है अब शून्य वाला। तो शून्य में हम आइए देखते हैं शून्य में क्या स्थिति है। तीसरा नंबर पे हम बात करें यहाँ पे थर्ड कि तटस्थता, इसका मतलब ये है कि तटस्थता वक्र जो है ये क्षैतिजीय नहीं हो सकता, तटस्थता वक्र ऐसी क्षैतिजीय नहीं हो सकता, क्षैतिजीय नहीं हो सकता, क्षैतिजीय नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इसका जो ढाल है वो शून्य नहीं हो सकता, या आप कह लीजिए कि अनादिमान वक्र या तटस्थता वक्र x अक्ष के समांतर नहीं हो सकता। अब इस बात को हम प्रूव करेंगे रेखाचित्र के द्वारा। तो आइए यहां पर भी हम रेखाचित्र के द्वारा प्रूव करने का प्रयास करें। इस तरीके से आप मान लीजिए ये x अक्ष है, मूल बिंदु है, ये y अक्ष है। यहां पर आप वही चीज जो मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे x वस्तु की मात्रा, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, y वस्तु की मात्रा। ठीक। अब यहां पर ये कह रहा है कि नहीं हो सकता, क्षैतिजी नहीं हो सकता, x अक्ष के समांतर नहीं हो सकता। अब हम मान ले रहे हैं कि x अक्ष के समांतर हो सकता है, x अक्ष के समांतर हो सकता है। अच्छा, समांतर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, फिर मैं बता दे रहा हूं। समांतर मतलब दो रेखाएं समांतर होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों रेखाओं के बीच की जो गैपिंग होती है वो क्या होती है, सब जगह बराबर होती है। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की गैपिंग है तो सब जगह क्या होगा, 2 सेंटीमीटर की ही गैप होगी। दो रेखाएं समांतर है, इसका मतलब जरूरी नहीं है दोनों बराबर भी है, दोनों छोटी बड़ी भी हो सकती है, एक बड़ी एक छोटी भी हो सकती है। और दो रेखाएं बराबर है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की ये रेखा है, 5 सेंटीमीटर की ये भी रेखा है, दोनों बराबर तो हैं लंबाई में,
लेकिन दोनों समांतर नहीं है। तो जो दोनों दो रेखाएं बराबर हों तो जरूरी नहीं है कि वो समांतर है, और दो रेखाएं समांतर हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि दोनों क्या हैं, बराबर भी हों। ठीक है, तो समांतर का मतलब इसके शाब्दिक अर्थ से ही है कि समान अंतर, दोनों रेखाओं में क्या है, समान अंतर है। समान अंतर है इसका मतलब है कि दोनों जगह जो दोनों रेखाएं हैं हर जगह उनके बीच की जो गैपिंग है वो बराबर है। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्तमान में जो हम बात करें व्यवहारिक जीवन में रेल की जो पटरी होती है ना, रेल की पटरी आप देखेंगे दोनों के बीच में क्या होता है, गैपिंग सब जगह बराबर होता है। इसीलिए तो रेल जो है दौड़ती है उस पर, है ना। यदि उसकी गैपिंग कम ज़्यादा होगी तो रेल क्या होगी, पटरी से नीचे उतर जाएगी, है ना, उस पर नहीं चल पाएगी, क्योंकि उनके बीच की गैपिंग बराबर होती है। इसलिए वो क्या होती हैं, वो दोनों रेल पटरियाँ कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। बात समझ में आई? समांतर मतलब यही होता है। यहाँ पे हम समांतर की बात करते हैं, पैरेलल की बात कर रहे हैं। तो पैरेलल लाइन नहीं हो सकती, किसके, यक्ष अक्ष के पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि समांतर रेखाएं किसी जो है रेखा के सापेक्ष ही होता है, निरपेक्ष नहीं कि एक लाइन हमने खींच दिया पूछा कि समांतर है कि नहीं, ऐसे नहीं होता। ये रेखा समांतर है कि नहीं, इसके लिए आपको एक रेखा और खींचना पड़ेगा ना, कम से कम एक रेखा आपको और खींचना पड़ेगा, फिर आप पूछ सकते हैं कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे ये रेखा जो है यहाँ पे हम कंपेरिजन किससे करेंगे, या सच करेंगे कि ये इसके समांतर है या नहीं। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो IC ये क्या है, ये IC है। मान लीजिए जो हमारा IC है ये क्या है, ये समांतर है, ये हम परिकल्पना मान के चलते हैं। चलिए अब इसको प्रूफ करने का, इसको हम गलत सिद्ध करेंगे, कैसे करेंगे सिद्ध। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दो बिंदु ले लीजिए, दो संयोग ले लीजिए। मान लीजिए पहला संयोग, दूसरा संयोग। पहले संयोग पे हम बात करें, इस संयोग पर आप देखें x और y की कितनी मात्रा है, मान लीजिए m है, y की कितनी है उसके लिए आपको यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा। आप डॉट डॉट लाइन मिलाइए, जैसे से मिला दीजिए। ये मान लीजिए p है, तो इस संयोग पर क्या बना, x की मात्रा OM प्लस y वस्तु की मात्रा कितनी है, OP है। ठीक है, OM प्लस OP। अब हम क्या करेंगे कि दूसरे संयोग पे देखेंगे, बी संयोग पे। मान लीजिए उपभोक्ता ए संयोग से बी संयोग पे जाना चाहता है, तो यहाँ पे देखिए क्या स्थिति है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, इधर ये हो जाएगा, ये M1 करके हो जाएगा, और ये इधर मिला हुआ है पहले से ही। इसका जो आपका कॉम्बिनेशन पे जो यक्ष वस्तु की मात्रा होगी वो M1 ही होगी, OM हुई, सॉरी यक्ष वस्तु की मात्रा OM1 हो जाएगी। OM से कितनी हो गई, OM1 हो गई, प्लस y वस्तु की मात्रा कितनी हो गई, OP, है ना। पहले x को लिखेंगे तब y वस्तु लिखेंगे। अब इन दोनों संयोगों को आप ध्यान से देखिए कि पहले संयोग पर OM और OP x और y वस्तु की मात्रा है। जब उपभोक्ता A से B संयोग पे जाता है तो x वस्तु की मात्रा तो बढ़ जाती है, OM1 हो जाती है, जबकि y वस्तु की मात्रा वही रहती है ना। वो क्या होती है, वो OP की OP ही रहती है, नहीं परिवर्तन होता। तो दूसरे संयोग पर जाने पर एक वस्तु की मात्रा स्थिर रहती है, दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि एक वस्तु की मात्रा बढ़ गई जबकि दूसरे की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो स्थिर ही है। तो ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर है वो भी क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि यदि इसकी मात्रा घट गई होती, इसकी बढ़ी तो इसकी घट गई होती, तब तो कोई अंतर नहीं होता, तब तो संतुष्टि समान होती। लेकिन इसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ, ये स्थिर ही है, जबकि दूसरे वस्तु की मात्रा बढ़ गई। जब एक वस्तु स्थिर ही है, दूसरे वस्तु की मात्रा बढ़ गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो ऊंचा हो जाएगा। क्यों ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उपभोक्ता को x वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त हो रही है। तो जब बी संयोग पर ए संयोग की अपेक्षा उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर बढ़ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता को बी संयोग पर ए संयोग की अपेक्षा अधिक संतुष्टि मिल रही है। जबकि उपभोक्ता के जो है तटस्थता वक्र के अनुसार क्या होता है, तटस्थता वक्र विश्लेषण के अनुसार क्या होता है
कि तटस्थता वक्र पर जितने भी संयोग होते हैं वो उपभोक्ता के समान संतुष्टि स्तर को दिखाते हैं, जबकि यहाँ पे समान संतुष्टि स्तर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमारा परिकल्पना गलत है। इसका मतलब है कि तटस्थता वक्र क्षैतिजी आकार के नहीं हो सकते, ये एक्स अक्ष के समांतर नहीं हो सकते, इसका ढाल शून्य नहीं हो सकता। फिर कैसा हो सकता है? इसका मतलब है कि जो हमारा तटस्थता वक्र है वो नीचे से नीचे की ओर बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये जो विशेषता है इसको हमको सिद्ध करना था। ये विशेषता है जिसके बारे में हमने ये पहला चित्र बनाया। इसको और भी अच्छे से सिद्ध करने के लिए हमने 3 नकारात्मक चीजें बताई कि ये होता है इसलिए ये नहीं हो सकता, ऊपर की ओर नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ से आप इसको अलग से विशेषता के रूप में भी इसको समझ सकते हैं कि तटस्थता वक्र, आप चूंकि ये क्या होता है, जैसे गणित में फार्मूला होता है वैसे ये क्या होती है, विशेषता के रूप में है ये, है ना। जैसे रेखा गणित में है ना क्या होते हैं, प्रमेय होते हैं, है ना। कि प्रमेयों के बारे में आपने पढ़ा कि अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक क्या है, ये प्रमेय है। तो ऐसे ये भी है, आप कह सकते हैं इसको विशेषता के रूप में कि तटस्थता वक्र एक्स अक्ष के समांतर नहीं हो सकता, तटस्थता वक्र वाई अक्ष के समांतर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि तटस्थता वक्र किसी भी अक्ष के समांतर नहीं हो सकता। तटस्थता वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ नहीं हो सकता। तटस्थता वक्र केवल नीचे की ओर बाएं से दाएं गिरता हुआ ही होता है या उसका ढाल ऋणात्मक होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जो है हमारी तटस्थता वक्र की पहली विशेषता है जिसको मैंने आपको बताया कि आपने देखा कि तटस्थता वक्र जो है ये नीचे की ओर बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको तटस्थता वक्र की विशेषताओं के बारे में बताया, कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जिसमें हमने मुख्य रूप से 6 विशेषताओं के बारे में बताया था कि तटस्थता वक्र जो है पहला यही था कि नीचे की ओर गिरता हुआ हो सकता है, नीचे की ओर बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। तटस्थता वक्र दूसरी विशेषता मैंने बताया, तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होते हैं, उन्नतोदर होते हैं। तीसरी विशेषता मैंने क्या बताया कि तटस्थता वक्र क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकते। चौथी विशेषता मैंने बताया कि तटस्थता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकते। पांचवी विशेषता मैंने बताया कि ऊंचे उठते हुए तटस्थता वक्र ऊंची संतुष्टि को दिखाते हैं। और पांचवी विशेषता जो मैंने आपको बताया, छठवीं जो विशेषता मैंने आपको बताया कि तटस्थता वक्रों का आपस में समांतर होना आवश्यक नहीं है। ये 6 विशेषताएं मैंने आपको इसके बारे में बताई, लेकिन इन विशेषताओं को हम एक्सप्लेन विस्तार में बताने का जो है सिलसिला शुरू किए थे, जिसमें मैंने आपको पहली विशेषता के बारे में भी बता पाया। तो आज इस लेक्चर में हमने इसके बारे में बताया। बाकी के जो 5 विशेषताओं की हम बात करें उस पर चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो एक प्रकार से ये विशेषताओं का ही जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा जो है 2 लेक्चर में जो है इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा और अन्य जो विशेषताएं हैं इसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, दैट्स ऑल।